नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का एक खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। मधेपुरा में तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह। अररिया में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहा तीसरे चरण का मतदान, युवा मतदाताओं में दिख रहा उत्साह। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह, इंग्लैंड से वोट डालने के लिए खगड़िया पहुंची महिला वोटर, मतदान के लिए लोगों को किया जागरूक। सुपौल में तीसरे चरण का मतदान शुरू, पीठासीन अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। और कुएं में गिरने से मजदूर की मौत, इलाज के दौरान हुई मजदूर की मौत, पीड़ित परिजनों ने की मुआवजे की मांग। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से नोटों का अंबार ईडी को मिला है और ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है। मंत्री आलमगीर आलम के सचिव संजीव कुमार लाल और नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी अपडेट इस खबर पर सामने आ रही है। ईडी आज दोनों को कोर्ट में पेश करेगी। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार ईडी की दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। आलमगीर आलम के मुख्य सचिव हैं संजीव कुमार लाल और उनके घरेलू सहायक के घर पर 35.23 करोड़ कैश ईडी को बरामद हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, कल से ईडी की छापेमारी जारी है और उस पर यह बड़ी अपडेट सामने आई है। आलमगीर आलम के मुख्य सचिव के नौकर के घर से नोटों का अंबार ईडी को मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी खबर है और ईडी ने आज दोनों को कोर्ट में पेश करेंगे। और आपको बता दें कि दूसरे दिन ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और घरेलू नौकर के घर से ईडी को 35.23 करोड़ कैश बरामद हुए हैं। मंत्री आलमगीर आलम के मुख्य सचिव हैं जिनके घरेलू सहायक के घर से ईडी को 35.23 करोड़ नकद बरामद हुए हैं, जिसके बाद ईडी ने आज दोनों को कोर्ट में पेश करेगी और इसी के साथ आगे की कार्रवाई भी होगी। कल से ईडी की रेड लगातार जारी है, तो इस पर ये बड़ी अपडेट सामने आई है। आज ईडी दोनों को कोर्ट में पेश करेगी, मुख्य सचिव और उनके घरेलू सहायक को ईडी आज कोर्ट में पेश करने जा रही है। घरेलू सहायक के घर से ईडी को 35.23 करोड़ कैश बरामद हुए हैं और आज उनको कोर्ट में पेश करेगी ईडी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल से ईडी की लगातार छापेमारी जारी है। मंत्री आलमगीर आलम के मुख्य सचिव के नौकर के घर से ईडी को कार्रवाई करते हुए नोटों का अंबार बरामद हुआ है, जिसके बाद ईडी एक्शन लेते हुए आज दोनों को कोर्ट में पेश करेगी। मंत्री आलमगीर आलम के मुख्य सचिव हैं संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और आज उनको कोर्ट में पेश करेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंदन वर्मा रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, ये पूरा मामला कल से जो है ईडी की रेड चल रही है और मुख्य सचिव के घरेलू सहायक के घर पर ईडी ने रेड मारी थी। कल तक 25 करोड़ रुपए बरामद की खबर आ रही थी और अभी ये कैश जो है 35.23 करोड़ तक बढ़ गया है। इस पर आज नौकर जो है उनकी गिरफ्तारी हो गई है, आज कोर्ट में पेशी होगी। क्या ये पूरा मामला है और क्या कुछ इस पर अपडेट अब सामने आई है? मैं बता दूं कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। मुख्य सचिव नहीं कहे कि जो विभागीय सचिव है, ये ओएसडी जो है मंत्री आलमगीर आलम के जो ओएसडी हैं, उनके नौकर के यहाँ जो है लगभग 35.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। अब ये नौकर के यहाँ जो 35.5 करोड़ रुपया यानी 35 करोड़ से ज्यादा जो बरामदी हुई है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। और इसी कल जब छापेमारी देर रात तक चली ईडी की, उसमें कहें कि ओएसडी और उनके नौकर सभी को अरेस्ट कर लिया गया और उनसे रात में पूछताछ की गई। रात में पूछताछ के बाद उनके निशानदेही पे यानी कहें कि आज रांची में
7 नए जगहों पर जो है छापेमारी चल रही है। सुबह 5 बजे से ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है अनाया कि जो नोटों का जो जखीरा है, कहें कि नोटों का जो पहाड़ है वो लगातार उसका मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है। और कहें कि ईडी के छापेमारी से ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रैली करते हैं और उस समय भी अपने संबोधन में झारखंड के कई जगहों पर उन्होंने जनता को संबोधित किया था और वहां से साफ संदेश दिया था कि कोई भी भ्रष्टाचारी जो है वो नहीं बचेगा और जितने भी जो भ्रष्टाचार किए हैं उन पर एक एक करके कार्रवाई होगा। और 2 दिन के बाद ठीक इस तरीके का ईडी की तरफ से कार्रवाई देखी जा रही है। यानी साफ तौर पे ये मोदी ने यह संकेत दिया है, प्रधानमंत्री ने यह संकेत दिया है कि भ्रष्टाचारी जो है किसी प्रकार से अब नहीं बचेंगे। बता दूं कि पूरा जो मामला है वो मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम से जुड़ा हुआ है। पिछले साल ही जो है वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया गया था और यह पूरा मामला जो है उसी विभाग से है और इसमें अब नए सफेद पोस्ट के आने की भी संभावना है, क्योंकि जो जिस तरीके से जो कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग के जो मामले हैं, सारे पैसे जो है लगभग ट्रांसफर पोस्टिंग ठेकेदारी मैनेज करने के मामलों में ये पैसे इकट्ठे किए गए हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग में सीधे तौर पे कहें कि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का भी नाम सामने आ चुका है। और वहीं अब कहें कि ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन पर भी सवाल लटक रही है। ठीक है चंदन, बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आलमगीर आलम के सचिव के घर पर नौकर के घर पर ये ईडी की रेड पड़ी जिसमें कि ईडी को 35.23 करोड़ रुपए कैश बरामदगी हुई है और उसके बाद ईडी ने आज उनको गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेशी करने जा रही है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 7 ब्रज मतदान शुरू हो गए हैं और इसको लेकर मधेपुरा जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। डीएम विजय प्रकाश मीणा ने जगजीवन आश्रम आदर्श मतदान बूथ पर वोट डाला है। शांतिपूर्ण व भयमुक्त मतदान के लिए 30 बटालियन पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इस बार 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 16,180 है। वहीं पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 27,805 है। तो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में इस बार मतदाताओं की संख्या 20,73,587 है और जिसमें पुरुष मतदाता 10,74,343, महिला मतदाता 9,96,852 और थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 50 है। हमारा मधेपुरा जिला, जैसा कि हमने आपको प्रेस ब्रीफ में भी बताया था कुछ समय पहले भी, हमारा मधेपुरा जिला तैयार है, मतदान पूरी तरह तैयार है। कुदरत की भी थोड़ी सी हमारे साथ देन है, हीट वेव से थोड़ा राहत मिला, लेकिन हीट वेव के लिए भी हम पूरी तरह तैयार थे। सब जगह पानी की व्यवस्था, हमारा शेड की व्यवस्था, हमारी मेडिकल टीम, व्हील चेयर, हमारे एनसीसी स्काउट एंड गाइड के वॉलंटियर सब रेडी थे। लेकिन आज कुदरत ने भी और मौसम ने भी साथ दिया है, तो मुझे लगता है हमारा मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा। मैं जिला के वासियों से, आपका जिला पदाधिकारी, सह जिला निर्वाची पदाधिकारी, आज मैंने प्रथम वोट डाल के, जिले का प्रथम वोट डाल के और अपनी फैमिली के साथ, तो मैं सभी लोगों से आशा करता हूं और सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वोट डालने आए और हमारे मधेपुरा जिले का मतदान प्रतिशत पुराना रिकॉर्ड तो तोड़े ही और बिहार में सबसे टॉप पे आए। मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मधेपुरा है तैयार, मतदान करेंगे सब इस बार। चलिए इसे बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है।
तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। स्वागत है एक बार फिर आपका। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। अररिया लोकसभा क्षेत्र से निर्धारित समय पर मतदान शुरू हुआ है और सुबह से मतदाताओं की भीड़ मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगी है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किया गया है, तो धीरे धीरे मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। वहीं पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे युवा मतदाताओं में काफी उत्साह है। उनका कहना था कि जो युवाओं के बारे में सोचेगा वैसे ही प्रतिनिधियों का चुनाव करना पसंद करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फारबिसगंज डीएसपी मुकेश कुमार साहा लगातार जायजा ले रहे हैं। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान को लेकर मधुबनी में जिला नियंत्रण कक्ष काम कर रहा है। दर्जनों से ज्यादा लगे फोन झंझारपुर लोकसभा के राजनगर, खजौली, झंझारपुर, बाबूबरही, फूलपरास और लौकहा विधानसभा के कुल 237 मतदान केंद्रों के कर्मियों के संपर्क में हैं, तो वहीं 337 मतदान केंद्र अति संवेदनशील इलाके हैं, जबकि 1065 पर लाइव टेलीकास्ट है। वहीं जिले से लगने वाली 130 किलोमीटर लंबी इंडो नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है और चौकसी बढ़ती जा रही है। वहीं कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए से जेडीए उम्मीदवार रामप्रीत मंडल और वीआईपी के सुमन महासेठ के बीच है। कुल मतदाता 20,03,040 मतदाता अपने मतों का आज प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में खगड़िया लोकसभा सीट के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के 310 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। मतदान केंद्र पर जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। हसनपुर बूथ पर संख्या 158 पर युवा वोटर भी पहली बार मतदान के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान युवा वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आज लोकतंत्र का महापर्व है। खगड़िया जिला में तीसरे चरण में मतदान हो रहे हैं। वहीं एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां जमालपुर गोगरी की बेटी 7 समंदर पार कर इंग्लैंड से वोट देने के लिए गांव पहुंची है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जमालपुर गोगरी निवासी डॉक्टर मुरारी पौदार की बेटी तेजस्विनी की। दरअसल तेजस्विनी इंग्लैंड में महिला स्वास्थ्य पर रिसर्च का काम करती है और यहां वोटिंग था, इसलिए तेजस्विनी छुट्टी लेकर घर पहुंच गई और आज वो अपने पिता, माता और भाई के साथ वोटिंग करने अपने मतदान केंद्र के मध्य विद्यालय जमालपुर पहुंचकर वोटिंग की। क्योंकि हमारे एक वोट से हमारे देश का सूरत और सीरत दोनों बदल सकता है, इसलिए हम आए हैं वोट देने के लिए। आप इंग्लैंड में क्या करते हैं? इंग्लैंड में हम एक साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि आप जहाँ कहीं भी हो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज खगड़िया में भी मतदान हो रहा है। बूथों पर सुबह से भीड़ देखी जा रही है। लोग कतार में खड़े होकर अपनी
पालियों का इंतजार करके वोटिंग कर रहे हैं, तो वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भी वोटिंग को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करने बूथों पर आ रहे हैं। और इस बीच राहत की बात यह है कि मौसम ने भी खगड़िया वासियों को काफी साथ दिया है। मौसम सुहाना है और चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी की जगह ठंडी हवा बह रही है। धूप भी हल्के निकली है, जिससे मतदाता को काफी राहत और सुकून मिला है। वोटर्स ने कहा कि देश के विकास के लिए वो मतदान करने आए हैं। बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र की एक खूबसूरत परंपरा है कि लोग अपने मतदान के माध्यम से देश का भविष्य चुनते हैं, देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। इसलिए वोटिंग जरूर होनी चाहिए। हर मतदाता को घर से निकल के आज के दिन मतदान करना चाहिए। बीजेपी सुहाना मतदान जरूरी है कि यहाँ के नागरिक है, यहाँ गिराना ही है। अच्छा, मौसम आज सुहाना है, कितना मौसम सुहाना है, अच्छा बेहतर है। अच्छा करके मतदान कर रहे हैं। मत अपना मत देने के लिए आए हैं। अच्छा, सोच करके क्या सोच करके अपना मत देने के लिए आए। क्या विकास के मुद्दे को लेकर के कि प्रत्याशी के? इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। स्वागत है एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद। आरजेडी के नेता गौतम सागर राणा से जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि क्या पलामू लोकसभा में मोदी का मैजिक चलेगा, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आरजेडी के कद्दावर नेता जाने जाते हैं गौतम सागर राणा जी। हम पूछेंगे कि क्या मोदी जी का जो ये है मैजिक है, कितना काम करेगा आने के बाद, और कितना वोट प्रतिशत पर, आपके वोट प्रतिशत पर उनका जो है डाइवर्ट होगा। इस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम काफी है, और ये नाम उनकी कार्यशैली से है। हिंदुस्तान में अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम आश्वस्त दिखते रहे पहले प्रथम चरण के चुनाव से पहले कि प्रथम चुनाव से पहले वो आश्वस्त दिख रहे थे, लेकिन जब प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ तो जो वोटों का प्रतिशत था
वो कम था और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस बात की काफी चिंता हुई कि हमारे वोटर मतदान केंद्रों तक नहीं गए। तो अपने वोटरों को आक्रामक बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का भाषण छिंदवाड़ा से शुरू हुआ और छिंदवाड़ा में उन्होंने पहली बार मंगलसूत्र की बात की और ये कहा कि हिंदू महिलाओं से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा और उन मुस्लिम महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। यह भाषण आप मानेंगे कि बिल्कुल घृणा से भरा हुआ है और प्रधानमंत्री जी इस देश के 1.5 अरब लोगों के नेता हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते हिंदुस्तान की जो विविधता में एकता है, यह जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है, उसके वो नेता हैं। पहले भी मैंने कहा है कि धर्मों के अंदर धर्म है। हिंदू धर्म में भी अनेक खुट है, अनेक धर्म के लोग हैं। मुस्लिम में भी शिया सुन्नी है, बौद्ध में भी हीनयान और अलग अलग तरह के पंथ को मानने वाले लोग। तो इस खूबसूरती को उन्होंने जिस तरह से मर्दन किया है, यह कोई प्रधानमंत्री का भाषण नहीं है, यह तो कोई भारतीय जनता पार्टी का जो प्रखंड स्तरीय नेता भी है, वो भी इतनी घृणास्पद बात नहीं कर सकता है। सवाल उठता है कि यहाँ आने से क्या मतलब ये आपके गठबंधन के नेताओं, मतलब गठबंधन के जो प्रत्याशी उस पर कुछ छाप या उसके गठबंधन के रूप में जो इस देश में चुनाव हो रहा है ना, वो गठबंधन के नेताओं की देन नहीं है। जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। देश का ईसाई, देश का मुसलमान, देश का दलित, बाबा साहब अम्बेडकर के लोग जिनका आरक्षण छीना जाएगा, वो मिलकर के लड़ रहे हैं। और मैं हो सकता हूं कि गलत हूं, लेकिन राजनीति का एक कार्यकर्ता हूं, मैं एक अंदर धारा देख रहा हूं। लेकिन सवाल है पलामू में जो रविदास समाज के लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कुछ छीना जा रहा है। अब आप पूछिए। लेकिन अभी तो मोदी जी ने कहा कि संविधान के साथ वो अपने जीते जी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जो है ये मोदी जी इसमें जो बात करते हैं वो मिथ्या करते हैं। उनके 5 लोकसभा के सदस्यों ने कहा है कि 400 पार होगा तो संविधान बदलेगा। जो देश के हमारे आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि हम संविधान बदलेंगे। अभी मौके की नजाकत देख करके यदि बदलते हैं वो, तो ये झूठी बात उनके मन के अंदर। वो तो कहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो कंबल ओढ़ के घी पी लिए। बता नहीं रहे देश को कि कितना पैसा आया, प्रधानमंत्री के फंड में कितना पैसा आया, किसने दिया, बता नहीं रहे। तो क्या कहेंगे? जैसे आज जितनी बात अरे भाई, हमको पहले मेरी पीड़ा तो व्यक्त करने दीजिए। अब अंबानी है, वो तो पूंजीपति है, कमजोर से कमजोर राजनीति का व्यक्ति। मतलब ये मोदी जी अंबानी के पत्नी के पैर में झुके और अंबानी जो है उनके कंधे पर हाथ रखे हुए और उनकी पत्नी हाथ मिला रही। नीतीश कुमार जी जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, वो जब मोदी जी के खिलाफ थे तो बड़ा बड़ा तस्वीर बना करके उन्होंने पेश किया कि देखो मोदी को। तो मोदी जी जो है वो खाल में छिपे हुए हैं। उनका ऊपरी चेहरा प्रधानमंत्री का है, लेकिन भीतरी चेहरा आरएसएस के कट्टर कैडर का है और वो इस देश का नाश कर देंगे। इनको हटाइए, आप लोग भी मिलकर हटाइए। क्या लगता है आज आने के बाद जिस तरह से लोगों में एक उत्साह था, देखे मोदी का नारा था, हर उनकी हर बातों पर तालियां लोग बजा रहे थे, हर जो है मोदी के घर घर मोदी नारे लग रहे थे। नहीं, ये तो दिख रहा है। तो मोदी जी परेशान क्यों हैं? मोदी जी अपना जो चुनाव मैनिफेस्टो है उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? मोदी जी भाषण कर रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। तो जब उनकी नजर में कांग्रेस कमजोर है और राजीव गांधी को ट्रोल करने के लिए, पप्पू बनाने के लिए 600 आदमी जिनको 3 लाख रुपया से कम नहीं मिलता किराया, दिल्ली में एक मकान में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेकर के सारा डिवाइस,
और वो ट्रोल करते हैं कि ये पप्पू है। राहुल गांधी ब्लैक बेल्टर है, राहुल गांधी विद्वान आदमी है, राहुल गांधी अमेरिका इंग्लैंड में जाकर के भाषण करते हैं। तो राहुल गांधी को आप पप्पू बना रहे हैं कि चीनी कैसे बनता है और गेहूं कैसे आटा पिसाता है, कितना दिन बनाइएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब उनके आने के नहीं, हम कह रहे हैं कि इस देश में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मोदी जी का रास्ता गलत है और मोदी जी प्रधानमंत्री के पद के काबिल नहीं है। मोदी जी को जबरदस्ती हटा के जेल भेजना चाहिए। चुनाव आचार संहिता में घृणा फैलाने की इजाजत नहीं है। आज के भाषण पलामू के पहले छिंदवाड़ा तक 15-16 भाषण उन्होंने कहा होगा और ये भाषण जो है ये ऐसा लगता है जैसे हिंदू महासभा का कोई आदमी बोल रहा है। मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं कि हरिद्वार में हिंदू सम्मेलन हुआ, वहां पर साध्वी लोग गेरुआ कपड़ा पहन के थे, अब बोल रही थी चिल्ला चिल्ला करके कि मुसलमानों का गर्दन काट लो। अरे तुम्हारे बाप का राज है, तुम गर्दन काट लोगे? जो कुछ इतिहास में हुआ उसमें हजारों चीजें अच्छी हैं। तो आज इस देश में अमन चैन से लोग रह रहे हैं। तो नागरिकों की एकता एटम बम के ताकत से अधिक होती है। एटम बम से देश मजबूत नहीं होता है। आप यूक्रेन में देख लिए नागरिकों की ताकत, पुतिन को दम फुलाए हुए। क्यों? अच्छा खैर आप सवाल पूछिए। ये है गौतम सागर राणा जी। इन्होंने कहा कि मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री जो भाषण दे रहे हैं विद्वेष फैला रहे हैं देश में और ये हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इनको इस गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।